बीबीए एलएलबी दिल्ली से और एलएलएम लंदन से, राजनीति तक कैसे पहुंचे आप? वकालत को चुना था और वकालत के साथ राजनीति अपने आप ही आ जाती है। तो हर एक बच्चे में कोई ना कोई काबिलियत होती है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरी रुचि हमेशा से पढ़ाई में ज़्यादा थी। का ससुराल वालों का कितना सपोर्ट आपको, जैसे अब राजनीति में आपने इलेक्शन भी लड़ा, कितना सपोर्ट करते हो? मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट स्कूल के टाइम से मैं सोशल वर्क में हूँ। वकालत भी मैंने सोसाइटल वर्क के लिए, समाज के हित के कार्य करने के लिए मैंने वकालत की पढ़ाई करी। इंडिपेंडेंट खड़ी हो जाए, बेशक कुछ भी हो जाए, बीजेपी की टिकट मत लें। और कहीं ना कहीं रुझान लोगों का कांग्रेस की तरफ था। ये एनएलडी में जाना ये आपका खुद का डिसीजन था या साथ वालों का, जैसे सपोर्टर थे आपके बहुत सारे, उनका था, सभी का? बातें तो मैंने खुद बहुत सुनी है। मैंने अपने नाम के पीछे सातरोड इसलिए रखा क्योंकि मुझे जातिवाद में नहीं पढ़ना था। ये बात जानते हुए कि अगर लोगों को पता चलेगा ये जाट है तो फिर इसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे, क्योंकि समीकरण ऐसे बैठ रहे थे। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपका मन कर गया हो राजनीति छोड़ने का, ये तो ऐसी चीज है वैसी है? बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनका भी ये मानना है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। क्योंकि जो इलेक्ट हो चुका है, जनता को उससे उम्मीद है। अगर वो उम्मीदों पे खरे होंगे तो फिर वो वापस इलेक्ट होंगे, नहीं होंगे तो फिर जनता उनका भी हिसाब करेगी। बीजेपी का कोई एक अच्छा काम बताओ आप। एक ये एनएलडी और जेजेपी कभी एक होगी? 2029 में अगर आप विधायक बन जाते हो तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? नमस्कार दोस्तों, क्रेजी वाइब्स में चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ जो गेस्ट है आज संजना सातरोड जी। संजना सातरोड जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजना सातरोड जी, स्टार्टिंग में बताइए, आपने बीबीए एलएलबी दिल्ली से और एलएलएम लंदन से, राजनीति तक कैसे पहुंचे आप? मुझे लगता है कि वकालत ही मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि मुझे जन सेवा के काम करने थे। और जो वकालत है वो ही सोर्स है राजनीति की। हाँ जी। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जितने भी बड़े लीडर्स रहे हैं, वो सब वकील थे। बेशक वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पहले लॉ मिनिस्टर रहे हैं। अभी भी जो करंट में भी आप देखोगे जो एमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं वो सब वकील हैं। मैंने वकालत इसलिए नहीं चुनी थी कि मुझे राजनीति में आना था, लेकिन वकालत इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे लोगों की मदद करनी थी। एक बात है कि वकील जो होता है उसको सारी बातों का पता होता है कि संवैधानिक हक क्या है, मौलिक अधिकार क्या हैं, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका वो कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको उनके अधिकार बता सकते हैं। इसीलिए वकालत को चुना था और वकालत के साथ राजनीति अपने आप ही आ जाती है। तो आप ये बता रहे हो वकालत जैसे राजनीति वाला बताया आपने, तो वकालत करके भी तो आप देश सेवा कर सकते थे। वकालत में भी तो है, जैसे वकील किसी का भला कर दिया, किसी का कुछ और कर दिया, वो वकालत कर, ये भी तो कर सकते। तो राजनीति ही क्यों चुना आपने? जब मैंने कभी नहीं सोचा था वैसे कि मैं राजनीति में आऊंगी, लेकिन मैं वकालत के माध्यम से देश सेवा कर ही रही थी। अपने जनहित याचिकाओं के माध्यम से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसमें मैंने काम नहीं किया। बेशक वो काम बिजली का हो, पानी का हो, राजनीतिक सुधार का हो, पेड़ पौधों का, एनवायरनमेंट का हो, ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया है। अपने शिक्षा के माध्यम से मैंने ये सारे काम करे हैं। जब मेरी इधर शादी हुई, मैं अपना सोशल वर्क ही, क्योंकि मेरी फील्ड ऑफ वर्क है, तो मैं वही करती थी। जब मैं गांव में जाती थी, लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब परेशान देखती थी, तब मुझे लगता था कि मैं इनका निवारण कैसे कर सकती हूँ। तो ये बात ज़रूर है कि अगर हमें सामाजिक कार्य करने हैं तो राजनीति वो एक ऐसा पोडियम है जहाँ से हम वो काम जल्द से जल्द कर सकते हैं। क्योंकि जनहित के जितने कार्य हैं उसमें अगर काम करना है तो राजनीति वो पहली सीढ़ी है जिससे वो काम जल्द से जल्द हो सकते हैं।
तो आप स्टार्टिंग में 6th-7th में थे, 8th में थे, आपकी बड़ी सिस्टर है जो वो बास्केटबॉल खेला करते, जी जी तो जी। आपको भी शौक था क्या बास्केटबॉल खेलने का? नहीं, जब वो 6th-7th में थे तब मैं जो जैसे बोल देते हैं ना बड़ी बहन को कि अपने भाई बहनों को भी ले जा, हाँ। तो वो मेरे को ले जाती थी कि ठीक है तू भी चल ले, कैंप लगा हुआ है, तो मैं उनको देखती थी खेलते हुए। तो तब से मेरा भी इंटरेस्ट हो गया कि ठीक है ये टीम में खेलती थी, मैं भी कुछ करूँगी। तो उनकी वजह से मैंने खेलना शुरू किया और मैं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट बनी। तो उसमें बास्केटबॉल के थ्रू आपने फिर करियर बनाना नहीं सोचा आगे कि इसमें कुछ आगे कर ले? तो जैसा कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई काबिलियत होती है, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरी रुचि हमेशा से पढ़ाई में ज़्यादा थी। मुझे बास्केटबॉल आज भी बहुत पसंद है। मैं कई बार जिंदल क्लब है उसमें जाती हूँ खेलने, लेकिन फील्ड ऑफ वर्क मेरा एजुकेशन रिलेटेड था। तो आपने बताया कि मेरी शादी के बाद आपकी शादी 2020 में हुई थी, कोरोना काल में उसमें। जी जी जी। तो आपका ससुराल वालों का कितना सपोर्ट आपको, जैसे अब राजनीति में आपने इलेक्शन भी लड़ा, कितना सपोर्ट करते हो? तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा इलेक्शन लड़ने का, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे काम यही करना था तो मुझे ये रास्ता, राजनीतिक रास्ता दिखाने वाले मेरे ससुराल में जो मेरे ससुर जी हैं वही थे। उन्होंने बोला बेटा अगर तुझे यही काम करना है तो यहाँ पे काम करने का जो रास्ता है वो राजनीतिक पद से ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं याचिका लगाऊं इसलिए कि लोगों को उनकी मूलभूत जरूरतें नहीं मिल पा रही हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा जो क्षेत्र है जिससे मैंने इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी जो है लोगों की परेशानी है, लेकिन वो उनके जीवन पे बड़ा महत्व रखती हैं, और वो छोटी छोटी परेशानियों का हल एक राजनीतिक पद आराम से कर सकता है। तो आपने बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को चुना, तो आप में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कमियां लगी कि आपको यहाँ से? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो जो 7 रोड है वो हमारा कर्म क्षेत्र है। हमारा जो घर है वो 7 रोड से चलता है। तो 7 रोड बरवाला का ही हिस्सा है, और बरवाला में जैसे 36 गांव हैं। गांव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की है? ये पानी की निकासी की, जो एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स मिलने चाहिए लोगों को उनके बारे में उसकी अवेयरनेस नहीं है। बिजली की, कहीं मीटर लगे हुए हैं कहीं नहीं लगे हुए, जिनको लगवाने हैं वो कैसे लगवाएं। तो पानी, बिजली, सड़क, जो बेसिक नेसेसिटीज कहते हैं, मूलभूत जरूरतें, उसकी सबसे ज्यादा कमी है। तो आपको जैसे समाज में एक आपको इकरा सन है जो एसपी की समाजवादी पार्टी से सांसद है, उसके समान माना जाता है आपको? उन जैसी पर्सनैलिटी, उन जैसे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवन काल थोड़ा सिमिलर रहा है कि स्कूलिंग और एज भी सेम है, और उन्होंने भी लंदन से पढ़ाई करी है, उन्होंने भी फिर राजनीति में एंटर किया है, पर उनके साथ ये कि उनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप कह रहे हैं, तो आपकी माता जी है जो मिसेस अलका जी, जी, वो कह रहे राजनीति से बिलोंग करते हैं। हाँ, उनके जो दादाजी थे वो दिल्ली के मेयर थे, काउंसलर थे, और उनके जो चाचा जी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। तो मतलब मेरे मेरे ससुराल पक्ष में और ना ही मेरे पीहर में कोई राजनीति से रिलेशन रखता है। उनके पीहर में उनका है। जी ठीक। आपके पिताजी भी अरज्ञान सिंह है जो गहलोत जी, वह भी आईआईटी की उनने शायद। जी। तो वो हमेशा से एक बहुत ही अच्छे परिवार से, जमींदार परिवार से नाता रखते थे, लेकिन उनके मन में भी हमेशा से ये था कि जो भगवान ने जिस चीज से नवाजा है वो तो ठीक है, लेकिन हमें भी हार्डवर्क करना चाहिए। और जिस टाइम पे उन्होंने आईआईटी करी थी उस टाइम पे, और आज तक भी, मतलब रीसेंट पास्ट तक भी, वो ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे गांव में, उनके गांव में, जो इतने एजुकेटेड थे। उन्होंने अपनी आईआईटी जो एमटेक है वो आईआईटी मद्रास से करी है।
और उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे, उन्होंने सरकार के करोड़ों रुपए भी बचाए हैं। और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ छोड़ के वकालत की पढ़ाई करी और अब वो लोगों को निशुल्क फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो एक आपने जैसे प्रचार स्टार्ट किया 2020 शादी के बाद आपने प्रचार, तो आपने स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट प्रचार किया, किसी पार्टी से नहीं थे आप। जी जी। उसके बाद आपने टिकट के लिए अप्लाई कांग्रेस से कर दिया और फिर आखिर में इलेक्शन आपने आईएनएलडी पार्टी से जी जी लड़ा। ये आपका तो जैसा मैंने बताया कि बचपन से ही, इनफैक्ट स्कूल के टाइम से मैं सोशल वर्क में हूँ। वकालत भी मैंने सोसाइटल वर्क के लिए, समाज के हित के कार्य करने के लिए मैंने वकालत की पढ़ाई करी। जब मेरी इधर शादी हुई तो भी मैं सोशल वर्क ही कर रही थी। अनेकों धरनों में जाना हो गया, कभी खिलाड़ियों के, कभी मजदूरों के, कभी किसानों के, कभी पत्रकारों के, कभी टीचर्स के, इतने धरनों में जाना हुआ। मुझे लगा कि भाई इतनी जगह पे हम आवाज उठा रहे हैं, आवाज सुन कौन रहा है। तब मैंने निर्णय लिया कि भाई हाँ, राजनीति में जाना पड़ेगा, कि आवाज उठा लिया, अब सुनना भी तो है, काम भी तो करना है। तो इसीलिए मैंने राजनीति को चुना। उसके बाद जैसे गांव में जाते थे, वहां पे लोग बीजेपी का विरोध करते थे कि बीजेपी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है इतने धरनों पे जाके लोग भी दुखी हो रहे हो कि इतने धरने करने पड़ रहे हैं। तो बीजेपी का तो विरोध करते, बोलते बेशक इंडिपेंडेंट खड़ी हो जाए, बेशक कुछ भी हो जाए, बीजेपी की टिकट मत ले। और कहीं ना कहीं रुझान लोगों का कांग्रेस की तरफ था। तो जैसे कि बड़े बुजुर्गों ने बोला कि कांग्रेस की टिकट अप्लाई करो, हमने करी। लेकिन अगर उनके पार्टी का कुछ और सोच विचार था, उन्होंने किसी और को टिकट दे दी, तो मेरा जो ससुराल पक्ष है वो पिछली 3 पीढ़ियों से आईएनएलडी से जुड़ा हुआ है। हमेशा से चौटाला परिवार की सपोर्ट में ही रहे हैं। तो जब फिर तो ऑटोमेटिक सी बात थी कि उन्हीं के साथ लड़ना था। तो आप कह रहे हैं मेरा आईएनएलडी से था पिछला 3 पीढ़ियों से। तो आपने एक कहीं बोला है कि मेरे रिफॉर्मर सभी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आप आईएनएलडी में? जैसा कि मैंने बताया, मुझे कांग्रेस पार्टी जो है वो पसंद है। हाँ। लेकिन पार्टी का वजूद उसके नेताओं से होता है। हाँ, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, तब जो मेन लीडर्स थे हमारे, वो कांग्रेस पार्टी का भाग थे। और कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका बहुत अच्छा कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा रोल रहा है हमारी इंडिपेंडेंस में। तो हाँ, इसीलिए मुझे कांग्रेस पसंद है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें जो गंदगी भर चुकी है राजनीति में, तो कुछ कह नहीं सकते कि एक पार्टी अच्छी है, एक पार्टी बुरी है। मुझे जब बड़े बुजुर्गों ने बोला कि इस पार्टी के लिए ट्राई करो, तो मैंने ट्राई किया। अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर इलेक्शन तो लड़ना ही था। अगर आईएनएलडी भी टिकट नहीं देती तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ती। तो ये आईएनएलडी में जाना, ये आपका खुद का डिसीजन था या साथ वालों का, जैसे सपोर्टर थे आपके बहुत सारे, उनका था, सभी का? ये आईएनएलडी में जाना बहुत क्विक डिसीजन था हमारा। हमने इंडिपेंडेंट अपना जो है इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। उसके बाद जब पार्टी ने हमें अप्रोच किया, आपने 2 जगह कर रखा था, इंडिपेंडेंट भी और कांग्रेस से भी दोनों? नहीं, कांग्रेस की तो टिकट मिली नहीं ना। वो तो अप्लाई तो कर रखा था आपने उसमें? हाँ, नहीं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए नॉमिनेशन में हमने किया इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमें आईएनएलडी की टिकट मिली। टिकट मिलने के बाद हमने आईएनएलडी से नॉमिनेशन फाइल किया। जी, ठीक है मैम। तो यहाँ पर गलियों में बातें उठती रहती है कि आईएनएलडी तो बीजेपी की बी टीम है। तो ये बहुत कहते हैं, जैसे लोकसभा में भी हुआ था इलेक्शन, कुरुक्षेत्र से खड़े थे, अभय चौटाला जी खड़े थे, बोल रहे हैं कि कांग्रेस की और बीजेपी की सीधी टक्कर है, ये तो वोट काटू है, ऐसे वैसे। ये बातें बहुत ज्यादा है। बातें तो मैंने खुद बहुत सुनी है। मैंने अपने नाम के पीछे 7 रोड इसलिए रखा क्योंकि मुझे जातिवाद में नहीं पढ़ना था। पर इसी चीज में, क्योंकि जो मेरी जो कास्ट है उसके मैक्सिमम वोट्स थे, तो इस चीज का फायदा उठा के बातें तो ये भी उठी कि ये मुसलमानी है, ये सुनारी है, ये सैनी है। मैंने इन सब चीजों को, किसी भी चीज को ज्यादा तूल नहीं दी, क्योंकि मुझे जातिवाद पे
इलेक्शन लड़ना ही नहीं था। ये बात जानते हुए कि अगर लोगों को पता चलेगा ये जाट है तो फिर इसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे, क्योंकि समीकरण ऐसे बैठ रहे थे। लेकिन मैंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। तो अगर लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्हें आपसे भय है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको लग रहा होगा कि शायद ये हमारे वोट काट के जीतेगी, तो फिर उन्होंने वोट काटू कह दिया। तो अभय चौटाला भी बार बार में उनका बयान आ रहा था इलेक्शन के टाइम पे, वोटिंग काउंटिंग नहीं हुई थी जब तक, कि कह रहे थे हमारा सरकार में हाथ होगा, कोई भी सरकार आ जाए तो हम खुद सरकार बनाएंगे जी। तो उनका बयान वो तो फिर बिल्कुल उनको खुद की सीट नहीं बचा पाए वो अभय चौटाला जी। तो देखो, समीकरण एक से नहीं रहते। एक टाइम था कि INLD के अलावा किसी पार्टी को हरियाणा में पूछा ही नहीं जाता था। हाँ, एक टाइम था। हरियाणा बनाने वाले कौन है? यही है। अभी जो वरिष्ठ नेता अलग अलग पार्टी से जीत रहे हैं, पार्टियों को जिता रहे हैं, उनकी वो पहले किस पार्टी को बिलोंग करते थे? हरियाणा एक तरीके से पॉलिटिशियंस, INLD एक तरीके से सारे पॉलिटिशियंस की नर्सरी रह चुकी है। उनकी जो बुनियादी नींव है वो वहीं से रखी गई है। सिर्फ हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर अगर ये सारी बातें हैं, तो फिर अगर उन्होंने ऐसा कोई बात बोली है तो फिर उनके पास भी कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा ही। तो एक ये बताओ, आपने एक PIL के जरिए याचिका दायर की थी एक, जिसमें कैंडिडेट के फोटोग्राफ भी आने लग गए। तो वो बताओ, वो कई बहुत सारे को पता ही नहीं है लोगों को कि आपने वो वाली आपने करी थी जिसमें आप जीत गए, कोर्ट केस जीत गए थे, और फिर उसके बाद आने लग गए थे। मैंने कम से कम भी 12 याचिकाएं डाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन पे सब पे ऑर्डर हुए हैं। उन्हीं में से एक ये थी, जब मैं पहली बार वोट डालने गई थी तब मैंने देखा एक ही नाम के कई प्रत्याशी थे। अब जैसे आपका नाम योगेश जी, तो आपके नाम, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आप लोगों के चहीते हो, आपके नाम के और भी लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएं कि भाई हम इसके वोट काटेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम भी योगेश नाम से खड़े हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा किस पे वोट डालना है। लेकिन अगर लोग आपको जानते हैं तो वो आपको पहचानेंगे भी, और अगर आपकी फोटो लग गई तो लोग नाम की जगह फोटो को वोट दे देंगे। तो इस चीज को हटाने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ नेम सेक्स, कि एक ही नाम के कई प्रत्याशी जब खड़े हो जाते हैं तो फिर वो फोटो से वो कंफ्यूजन हटती है। हेमा मालिनी जी जो मशहूर अभिनेत्री हैं, उनके इलेक्शन में भी इतनी हेमा मालिनी खड़ी हुई थी। तो इस चीज की, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए पूरे देश भर में अब EVM पे जो कैंडिडेट है उसके नाम के साथ उसकी फोटो भी लगती है। तो मैम एक ये बताइए, आप राजनीति में आपने पैर रख लिया, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपका मन कर गया हो राजनीति छोड़ने का, ये तो ऐसी चीज़ है, वैसी है, लोग बोलते भी बहुत है, तो आपका मन हुआ कभी ऐसे राजनीति छोड़ने का मन किया हो? क्योंकि मैंने किसी भी तरीके से राजनीतिक गंदगी का हिस्सा बनने का कोशिश नहीं करी। मैं जैसी राजनीति चलती आ रही है, मैं उस तरीके की राजनीति कर ही नहीं रही, तो फिर मेरे मन में ऐसा कभी महसूस हुआ ही नहीं। मैंने आज तक, आपने देखा होगा कि मैंने किसी के लिए कभी कुछ गलत बोला नहीं, क्योंकि मैं उसमें विश्वास ही नहीं रखती कि मैं किसी की टांग खींच के ऊपर चढ़ूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा करते भी हैं तो उनके पास अपने लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो दूसरे की टांग खींचने में विश्वास रखते हैं। तो मेरा कभी ऐसा मन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जुनून ही है कि मुझे राजनीति ज्वाइन करनी है और मुझे जीत के पद हासिल करके लोगों के काम करवाने हैं। तो एक ये बताएं मैम, जैसे पूरे इंडिया में लगा लो मैम, महिला सुरक्षा कितनी वो है, जैसे कोलकाता में अभी हुआ था रेप वाला, वो हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बहुत सारे होते हैं, पता कितना चलता है लोगों को, कितना पता। तो इसके लिए आपके कोई राय है कि इसके लिए कानून बने, कोई कानून? अब ऐसे जैसे ये तो परमानेंट नहीं है, कोई ये फांसी लगा दी तो उनके डर तो नहीं रहा, उनके जो करते हैं उनका डर नहीं, तो आपकी कोई राय है? जैसे हमारा जो कानून प्रणाली है वो वुमेन सेंट्रिक है। मतलब हमारे देश में जो कानून बनते हैं वो महिला हित के बनते हैं। अगर आप इक्वालिटी देखें तो आपको लगेगा कि ये महिलाओं के हित के ज्यादा हैं। लेकिन भले ही कानून हम कुछ भी बना लें, जब तक लोगों के उस कानून के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक उन कानूनों का कोई वजूद ही नहीं है। आप मान लो कि फांसी का कानून है, कि कोई गलत काम करेगा उसको, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, कि कोई गलत काम करेगा उसको फांसी दे देंगे।
अगर वो जो गलत काम कर रहा है उसको यही नहीं पता कि तो इस जुर्म की सजा फांसी है, तो फिर वो करेगा। हाँ करेगा, उसको तो पता ही नहीं, फिर वो तो बाद में की बात तो होगा। कानून बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो कानून है वो लोगों तक पहुंचाना, जागरूकता करना, अवेयरनेस फैलाना हमारी जिम्मेदारी हाँ है। ये जिम्मेदारी है। और विमेन सेंट्रिक लॉज का ये अर्थ है कि महिलाओं के पास अधिकार भी है, हक भी है, कानून भी उनके हित के हैं, लेकिन उनके पास अवेयरनेस की कमी है। और वो काम आप जैसे जो भाई हैं जर्नलिज्म के माध्यम से आप लोग अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उनके अधिकार क्या हैं। तो मैम ये जैसे अब 2026 में परिसीमन होगा, तो ऐसे सभी इसकी सीटें भी बढ़ेंगी, लोकसभा की भी बढ़ेंगी, विधानसभा की बढ़ेगी, नए जिले भी बढ़ने हरियाणा में। तो आपको जैसे आपको आगे इलेक्शन के आप कर रहे हैं, अभी भी कैंपेन कर रहे हो इलेक्शन के लिए, तो आपको कितनी ये दिक्कत आएगी बहुत सारी परिसीमन में, तो गांव भी उल्ट पुल्ट हो जाएंगे सब, तो कैसे हैंडल करोगे आप? मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी, क्योंकि भले ही हल्के बदल जाए, गांव बदल जाए, लेकिन सोच और जुनून तो वही रहेगा। और मुझे बरवाला को सर्व करने का मौका मिला है, बरवाला के से टिकट लेकर मैं उधर इलेक्शन लड़ी, तो ये मतलब थोड़ी है कि बाकी के जो हल्के हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। मैं अपने आप को एक देशभक्त समझती हूँ। अगर मान लो कि हम कुछ समय बाद अगर हम साउथ इंडिया में कहीं शिफ्ट हो जाएं जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती और वहां पर भी मुझे यही काम करना है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी कि मेरा हल्का बरवाला ही है। सही बात है। मुझे अपने देश हित में जहाँ पे भी मैं रहूंगी वहां पे मैं अपने आसपास के लोगों के लिए काम करूंगी, और भले आसपास से शुरुआत करके मैं पूरे देश हित के काम करना चाहूंगी। तो जैसे हरियाणा में इलेक्शन थे, हरियाणा में पूरा माहौल था कांग्रेस का कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। फिर दिल्ली में इलेक्शन हुए, दिल्ली में भी पलटवार हो गया, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी सत्ता से बाहर हो गए और बीजेपी सरकार बना गई दोबारा, और महाराष्ट्र में भी यही हुआ। तो बीजेपी ऐसा क्या वो करते हैं कि ये जीतती जा रही है? हो सकता है लोगों के ऊपर जो उनका प्रभाव है, लोकतंत्र में जनता के डिसीजन के ऊपर और कुछ नहीं होता, जनता सबसे ऊपर है। लोकतंत्र की पहचान ही लोग हैं। तो अगर लोगों का डिसीजन ये है कि वो बीजेपी सरकार को पसंद कर रही है, तो कुछ तो उनका प्रभाव ऐसा होगा। और अगर वो वही काम करते रहेंगे जिससे लोग खुश हैं, तो हो सकता है आगे भी वही आए। ये इलेक्शन के जब इलेक्शन होते हैं, काउंटिंग के बाद बहुत लोगों में ऐसे ही चलती रहती है अफवाहें कि इन्हें तो ईवीएम हैक रखी है, ये कर लिया, वो कर लिया। ये आप भी मानते हो ईवीएम हैक वाला? अगर और ये मैंने आपके माध्यम से नहीं है, मैंने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है, मैंने लोगों का फीडबैक भी सुना है, क्योंकि बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनका भी ये मानना है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो अगर इतने लोग कह रहे हैं, और ना सिर्फ हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जब इतने सभी स्टेट्स में भी ये चीज बोली जा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो जो लोग इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कोई नहीं बदल सकता, उसमें इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट पावर्स दी हुई है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। अब फेयर इलेक्शंस वो कैसे करा रहे हैं वो उनको साबित करना पड़ेगा। अब ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी कैसे पता चलेगी कि ईवीएम हैक्ड नहीं है? उनको उसकी गवाही देनी पड़ेगी, उन पे आरोप लग चुका है। अब जब तक वो उस आरोप को नहीं हटाते अपने ऊपर से, तब तक लोगों के मन में ये शंका रहेगी कि ईवीएम में दिक्कत है। पहले भी इलेक्शन होते थे बिना ईवीएम नहीं थी, जब भी तो इलेक्शन होते थे। ये जैसे अब मेयर वाले ये भी तो इलेक्शन इसमें ईवीएम से ही हुए। तो इसके ईवीएम जरूरी थोड़ी है कि ईवीएम से इलेक्शन करवाए? मैं वही कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है, उनका पूरे जो बॉडी है उसका यही काम है कि उनको इलेक्शन करवाने हैं। हाँ। और साफ सुथरे और सही तरीके से कराने हैं। तो फिर अगर उन पे किसी भी तरीके का आरोप लग रहा है, लोगों के मन में किसी भी तरीके की शंका है, तो ये उनका फर्ज बनता है कि वो लोगों तक उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता, उनके काम करने के तरीके, उनको जो लोगों के मन की शंका है उसको दूर करें। और अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं, दे आर फेलिंग टू डू सो, तो फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। तो आपके सामने मैं 2-4 नाम लूंगा, उनके बारे में थोड़े बता देना। जैसे अमित शाह,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जब लोग इतना उनको पसंद कर रहे हैं तो। और मेरा ये मानना है कि जो भी इलेक्ट होकर किसी भी पद पे पहुंच रहा है व्यक्ति, तो लोगों को उससे उम्मीदें हैं, और अगर वो व्यक्ति उम्मीदों पे खरा उतरेगा तो वो बाद में भी इलेक्ट होगा। और मैं सभी पॉलिटिशियंस के लिए, मैं किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कोई टिप्पणी नहीं करती कि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट हो चुका है जनता को उससे उम्मीद है। अगर वो उम्मीदों पे खरे होंगे तो फिर वो वापस इलेक्ट होंगे, नहीं होंगे तो फिर जनता उनका भी हिसाब करेगी। अगला नाम है प्रियंका वाड्रा जी। जी, तो उनके लिए तो वो तो अभी इलेक्ट हुई नहीं है। वो वायनाड से होगी ना सर? अच्छा अच्छा, तो वायनाड से उनके फिर वो उनके बारे में आप जैसे भी बताना चाहो, कोई भी एक लाइन कैसे है लीडर, कोई भी मैंने बता जैसे सकते हो। बताया कि मैं किसी भी तरीके से टिप्पणी नहीं देना चाहती। हाँ, वो एक बहुत अच्छी, अगर पर्सनल लेवल पे जो दिखाया जाता है वो बोला जाए कि वो एक बहुत अच्छी बहन है, अपने परिवार हित में काम करती हैं। और हो सकता है वायनाड में, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उनके बारे में, कि हो सकता है वो अपनी जगह पे भी अच्छे काम कर रही हो। अगला नाम है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, और मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिशियंस का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने दिल्ली में शायद ऐसे काम नहीं कर पाए जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया इस बार। तो नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। एक रैपिड फायर राउंड है, मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँगा, उनको आप एक लाइन में जवाब देना, ठीक है जी। बीजेपी का कोई एक अच्छा काम बताओ आप। बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो लोग उनको बार बार इलेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कोई काम कर रहे हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। उन्होंने, आपने देखा होगा कि रोड्स कितनी अच्छी बन चुकी हैं। बुलेट ट्रेन को लॉन्च करना चाह रहे हैं, या इंटरनेशनल बिजनेसेस को, ट्रेड को वो कम पैसे में करवा रहे हैं। मेड इन इंडिया बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है। एक ये बताओ, 2029 में आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ोगे? मैं ये सोच के काम नहीं करती कि मुझे किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि अगर मैं एक पार्टी के हित में चली गई तो फिर मेरी वो जो इंडिपेंडेंस है, मेरी वो जो सोच है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, तो वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीका हो जाएगा उसका। लेकिन हाँ, जो भी पार्टी लोगों को पसंद आएगी, मैं उस लोगों की पसंदीदार पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी 2029 में, क्योंकि मैं अपने आप को पीपल्स पर्सन मानती हूँ, लोगों का इंसान। तो मैं उस पार्टी से लड़ना चाहूँगी जो लोगों को पसंद हो, क्योंकि पार्टी सारी बहुत बढ़िया होती हैं, एक से बढ़कर एक योजनाएं लेकर आती हैं, पर वो योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम प्रतिनिधि का होता है। तो मैं वो प्रतिनिधि बनना चाहती हूँ जो पार्टी की योजनाएं लोगों तक पहुंचाए। एक ये INLD और JJP कभी एक होगी? मुझे लगता है उनको एक होना चाहिए, क्योंकि उनको पता लग गया अब इलेक्शन में कितने % वोट आई उनको, पहले वो अलग हो, उनको ये तो पता ही नहीं। पर परिवारवाद और राजनीति साथ में कैसे हो सकती हैं? तो अगर परिवार सशक्त हो जाएगा तो राजनीति भी हो सकता है आगे इजी हो जाए उनके लिए। एक लास्ट में दी एंड करते हैं, चलो 2029 में अगर आप विधायक बन जाते हो तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर मैं विधायक बनती हूँ 2029 में, तो पहली चीज जो मुझे करनी है वो ये है कि लोगों तक उनकी सारे हक और अधिकार उन तक वो पहुंचाने जरूरी हैं, ताकि उनको पता रहे कि उनका जो MLA है, उनका जो विधायक है, वो उनके लिए क्या क्या कर सकता है। लोग मेरे पास आकर या मैं उनके पास जाकर मैं पूछ सकूं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और ये नहीं है कि मैं दिक्कतें पूछ के बैठ जाऊंगी। मेरा काम फील्ड में ही रहेगा। जब तक वो दिक्कतें पूरी नहीं होंगी, उनका समाधान नहीं होगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और जो भी मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, उन पे तो उनके कहे बिना काम होगा। शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, इन सब चीजों के लिए लोगों को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। लोगों की बहुत सारे दस्तावेजों की जो दिक्कतें हैं कि मजदूर कॉपी नहीं बन रही, या किसी भी राशन कार्ड नहीं बन रहे, पेंशन कार्ड नहीं बन रहे थे तो कट गए, तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब का समाधान मैंने पहले ही कर रखा है।
मैं अपने क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहती हूँ, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो कि भाई ये क्षेत्र, इसमें इतनी डेवलपमेंट है, इधर इतने सिस्टमैटिकली काम हो रहा है, तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी पहले दिन से कि मुझे अपने क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। तो एक ये आपने जो ये फैमिली आईडी वगैरह, मजदूर कॉपी वगैरह कही है, तो बीजेपी वाले ने तो ऑनलाइन कर दिया सब कुछ, तो गांव वाले को सोच रहे ये तो ऑनलाइन सीएससी सेंटरों में ही रह गए, सीएससी सेंटर में ही, तो इतना इनने ऑनलाइन कर दिया सिस्टम, सारा ही ऑनलाइन कर दिया। ये कागजों के कागज इतने कागज रखे होते हैं घरों में, इतने, तो ये क्या ठीक है या गलत है? मैं वही बताना चाह रही हूँ कि बीजेपी ने ये ऑनलाइन सिस्टम किया ताकि लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। उनकी सोच अच्छी है, लेकिन अब लोग जो गांव में रह रहे हैं, मैक्सिमम परसेंटेज जो है लोगों की, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनको नहीं पता कि कौन कौन से दस्तावेज उनके पास होने भी चाहिए। तो मेन जो काम है वो है जागरूकता का, अवेयरनेस का, कि तुम्हें ये दस्तावेज इसीलिए चाहिए, ये दस्तावेज अगर कट गया है, नहीं बना है, तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से अगर बन गया है तो फिर इसमें अगर कोई एरर आ गया तो यहाँ से ठीक होगा। तो लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, आप हर एक गली में सीएससी सेंटर खोल दो, लोगों को पता ही नहीं होगा कि सेंटर में हो क्या रहा है, तो फिर वो क्यों जाएंगे उसमें। सही बात है। और मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे घूसखोरी बहुत ज्यादा हो रही है। और लोग सोचते हैं कि मैं भाई अपने काम के लिए पैसे दूं, इससे अच्छा तो मैं ना ही करवाऊं। जो उनकी हक की चीजें हैं, अगर उनको उनके हक पता ही नहीं होंगे तो आवाज कैसे उठाएंगे। तो अवेयरनेस फैलाना, उनके हाथ में वो तलवार देना, वो शस्त्र देना जिसके वो हकदार हैं, वो मैं अपनी पहली जिम्मेदारी समझती हूँ, बेशक मेरे पास कोई पद हो या ना हो।